हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन बताया था, उससे पहले पूरा कंसेप्ट भी बता चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी हम बता के एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद प्रारंभ होगा एक्सरसाइज 8.2 जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। ओके, आ जाइए इसके क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 8.1 का पिछले क्लास में हमने प्राय क्वेश्चन बता दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सब 3 ऑर्डर वाला क्वेश्चन सब है। देखिए एक्सरसाइज 8.1, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ क्वेश्चन को भाषा में, लैंग्वेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम बताए थे 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, तो x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब आइए, जैसे देखिए 6 का पहला क्वेश्चन में है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इसका मतलब सोचिए, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, एक को मान लिया x, एक को मान लिया y, एक को मान लिया z। ठीक है, x y z। तो क्वेश्चन का पहला लाइन है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। बोलिए यस या नो। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज 6। ओके, अगला लाइन है सवाल का, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, अगर हम तीसरा नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा नंबर क्या है z, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड टू द सेकेंड नंबर टू इट, और इसको हम किस में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम सेकेंड नंबर में जोड़ते हैं, वी गेट 11, हमको 11 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम तीसरा नंबर को, क्वेश्चन है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड टू सेकेंड नंबर टू इट, वी गेट 11, हमको क्या मिलता है, 11 मिलता है। हमने क्या किया, तीसरा नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने सेकेंड नंबर को जोड़ दिया तो हमको 11 मिल गया। अब अगला लाइन है सवाल का, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ध्यान दीजिएगा, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मैंने पहला x, थर्ड z, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, क्वेश्चन में दिया हुआ बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर। हमको क्या मिलता है, डबल ऑफ सेकेंड नंबर, यानी हमको मिलता है 2y। क्वेश्चन में है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहला और तीसरा नंबर को जोड़ने पर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ठीक है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर, पहला और तीसरा नंबर को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, हमको सेकेंड नंबर का दुगना मिलता है। सेकेंड नंबर का क्या मिलता है, दुगना मिलता है, यानी x प्लस जेड बराबर है 2y। बोलिए x प्लस जेड बराबर क्या है, 2y। क्वेश्चन है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। अब अगला लाइन है, रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब क्या करना है, ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है और मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको देखिए, पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन आपका हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, मान लो पहला, ठीक है। दूसरा इक्वेशन 3z प्लस वाई है, मतलब x नहीं है, x नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 0 गुना x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 11। बोलिए चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या लिखा दूसरा में, 0 गुना x प्लस वाई प्लस 3z बराबर हो गया 11। बोलिए इसमें कोई तकलीफ का बात है। तीसरा देखिए, तीसरा x प्लस z है, यानी x प्लस z है तो y का टर्म नहीं है तो 0 गुना y लिख सकते हैं, x प्लस 0 गुना y प्लस z बराबर क्या हो गया, नहीं इसको उठा के इधर लाओ भैया, ध्यान दीजिएगा। तीसरा में हमने क्या लिखा, x माइनस 2y प्लस z बराबर 0, x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। अब बताइए तीनों इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें ए क्या लोगे, ए लेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स,
ए के जगह पे हम लोग लेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी ए के जगह पे हो जाएगा 1 1 1, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1। अब उसके बाद देखिए 0 1 3, उसके बाद क्या होगा 1 -2 1, ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। अब मैट्रिक्स एक्स का बात करोगे तो एक्स क्या होगा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स बी का बात करोगे बी क्या होगा कांस्टेंट, तो बी के जगह पे आपका क्या होगा 6 11 और 0, 6 11 और 0। बोलिए क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ए, इस मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए का मान आपका जैसा आएगा, अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं आया तो आप x बराबर क्या लिखोगे ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। फिर आप एडजॉइंट ए निकालेंगे। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। देखिए 3 ऑर्डर वाला कोई भी मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट निकालने का तो एक ही तरीका, एक भी अगर बता दिए तो आप उसी तरीका से सारा बना सकते हैं, कोई दिक्कत? जल्दी से आप इसको लिखिए, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। फिर आप x बराबर क्या लिखेंगे ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब क्या होगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकालना होगा अपने से एडजॉइंट ए। समझ गए? इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जल्दी करिए। हो गया? थोड़ा जल्दी करिए, आज आप मिटा सकते हैं। खाली आप प्रोसेस को समझ गए कैसे बनाना है। इससे पहले वाले क्लास में भी जो क्वेश्चन बताया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, इससे थोड़ा लंबा ही था। आ जाइए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए 7 नंबर का सेम क्वेश्चन मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जामाइन, ठीक है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। जैसे देखो छोटा छोटा सवाल है इसमें, 2 ऑर्डर वाला। जैसे एक सवाल में देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे क्या दिया हुआ x + 3y, x + 3y बराबर 5, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x + 6y, 2x + 6y बराबर 8। जरा गौर करिए, पहला है x + 3y बराबर 5, दूसरा है 2x + 6y बराबर 8, दूसरा है 2x + 6y बराबर 8। पहला इक्वेशन है x + 3y बराबर 5, दूसरा है 2x + 6y बराबर 8। हमको पता करना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलो कंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट हमको मालूम है, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे मैट्रिक्स ए। ए के जगह पे आप किसको लिखोगे? एक कोफिशिएंट को 3 2 6 लिखोगे ना। फिर आप लिखोगे x, वेरिएबल में क्या क्या है x और y है, 2 ऑर्डर का है ये। अब b में क्या लिखेंगे कांस्टेंट में क्या सब है 5 है और 8 है, कोई दिक्कत? अब आप सबसे पहले निकालो डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 6। क्लियर है? अब देखो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान हो गया 0। डिटर्मिनेंट ए का मान क्या हो गया 0, ठीक है। अब याद करो, हमने आपको सिखाया था कि कंसिस्टेंसी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए।
डिटर्मिनेंट ए का मान या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो नहीं होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो होगा उस टाइम में हम एक स्टेप और बढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए गुना बी। और जब एडजॉइंट ए गुना बी का मान जीरो होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा और उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और जब एडजॉइंट ए गुना बी का मान जीरो के बराबर नहीं होगा वह इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर चूंकि डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो आ गया, जरा गौर करो, यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हमको एक जांच आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए गुना बी। अब आइए, अब हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट ए। अब याद करो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट के लिए कॉन्सेप्ट बताया है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलो कोफैक्टर का ट्रांसपोज, या हम सिखाए थे अगर दो ऑर्डर का रहेगा तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो, मेन डायगोनल के एलिमेंट को अदला बदली और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से गुना। लेकिन यहाँ हम कोफैक्टर निकाल देते हैं। देखिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे फिर ट्रांसपोज। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, देखो एक है, इसका क्या पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम को ढक दो, क्या बचा 6 बचा, यहाँ लिख देंगे 6। इसका पोजीशन है ना, पहला रो पहला कॉलम, एक एक दो इवन पोजीशन है तो अलग से माइनस नहीं लगेगा। अब आ जाइए इसका पोजीशन देखो, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 1 3 ओड पोजीशन है तो माइनस लगेगा। तो पहला रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, ये 2 बचा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -2। क्या लिखा -2, क्योंकि ये ओड पोजीशन है, पहला रो दूसरा कॉलम। अब ये 2 में आओ, 2 का क्या पोजीशन है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 1 3 ओड पोजीशन है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ओड पोजीशन रहता है तो अलग से माइनस लगता है। अब 6 में देखो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इवन पोजीशन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 लिख दिया। तो ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को किसमें बदलते हैं, कॉलम में। ये हो जाएगा 6 -2 और ये हो जाएगा -3 और 1। ध्यान दीजिएगा आपने क्या किया, रो को कॉलम में बदल दिया, एडजॉइंट ए निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया। अब कंसिस्टेंसी कैसे जांच करेंगे, अब हम लोग क्या जांच करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए गुना बी। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए गुना बी। ओके, एडजॉइंट ए के जगह पे किसको लिखोगे, 6 -3 -2 1 का गुना बी। बी का बात करो, बी के जगह पे किसको लिखोगे, 5 और 8 को, 5 और 8 को। अगर एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 आ गया तो यह कंसिस्टेंट होगा और इसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और यदि एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 नहीं आया तो यह इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 गुना 5 30, ठीक है, 30। 3 गुना 8 24, -24 हो गया। फिर यहाँ देखिए इसको गुना करो, -2 को 5 से गुना करो, -10, 8 को 1 से गुना करो, +8। अब 30 में 24 को घटाइए, आपका 6 बचेगा, -10 में 8 को जोड़िए, -2 होगा। ये आपका 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं हुआ। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि चूंकि यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है, साथ ही साथ एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट ए 0 है लेकिन एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बोलिए क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है और एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं है, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और यही अगर इसे 0 मैट्रिक्स हो जाता, 0 0 आ जाता, तब यहाँ हम लिखते कंसिस्टेंट होगा और इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से आप लिखिए, इसके बाद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉन्ग भी है।
कैसा? प्रोसेस को आप समझ गए। देखो, प्रोसेस अगर आप समझ गए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रोसेस नहीं समझे तो ही दिक्कत होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन लंबा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप हमको ये क्वेश्चन हमसे अवश्य पूछते हैं। 9 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। यानी आपको कंसिस्टेंसी का पता करना है, अगर कंसिस्टेंट है तो आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ हम लिखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ हम लिखते हैं वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आइए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिए कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक आपका है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 5, पहला। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस z बराबर 7, दूसरा। पहला है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 5, दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस z बराबर 7, और तीसरा है 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर 9। ये नाम है इक्वेशन तीसरा का। पहला आपका है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 5, 3x प्लस 2y माइनस z बराबर 7, 4x प्लस 5y माइनस 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर 9। ठीक है, सीबीएसई में ये सवाल कई बार, सीबीएसई 12th में ये सवाल कई बार पूछा गया है। समझ गए बात को। ठीक है, अब आ जाइए, 9 नंबर का क्वेश्चन है ये, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ, सारा सवाल का प्रोसेस एक ही है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन सबसे। ठीक है, तो पहला बात, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आप यहाँ मान लीजिए, लेट मैट्रिक्स ए के जगह पे आपका क्या होगा, ए के जगह पे होगा 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, और उसके बाद 3 2 माइनस 1। ठीक है, 3 2 माइनस 1। ठीक है, लिख दिया। देखिए 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1 4, 5 माइनस 5। फिर हमने क्या लिखा, 4 5 माइनस 5 बोल दिया। ध्यान दीजिए कैसे लिखा, 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1 4 5 माइनस 5। ये मैट्रिक्स ए हुआ। अब x का बात करोगे तो x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, x के जगह पे क्या होगा, x y और z। b का बात करोगे तो b आपका कांस्टेंट है, b के जगह पे क्या है, 5 7 और 9 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमको सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये मैट्रिक्स हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला करेगा डिटर्मिनेंट ए। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा, तो अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो यह कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा तो हमको एक और जांच करना होगा, एडजॉइंट ए गुना बी। और अगर एडजॉइंट ए गुना बी भी 0 हुआ तो कंसिस्टेंट होगा, इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और यदि एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं हुआ तो यह इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब आ जाइए, यहाँ पे हम पहले निकालते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ए। आप निकालो भैया डिटर्मिनेंट ए। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखोगे, 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1। ठीक है, 4 5 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 माइनस 1 3, 3 2 माइनस 1, 4 5 माइनस 5। अब डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व करते हैं, जरा गौर करिए।
डिटर्मिनेंट ए का बात करिए तो डिटर्मिनेंट ए को अगर आप तोड़ोगे यहाँ पे तो कैसे तोड़ोगे भैया? डिटर्मिनेंट ए जैसे पहले 2 लिखोगे, 2 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? इसके पहला रो और पहला कॉलम को ढक देंगे। पहला रो और पहला कॉलम को ढकने से क्या बचा? यहाँ बचा 2 - 1 5 - 5, बोलो बचा। अब ये आ जाओ -1 में। अब यहाँ अलग से माइनस लगेगा, काय में अलग से माइनस लगेगा? इसका पोजीशन है पहला रो और दूसरा कॉलम ओड पोजीशन है। अब -1 गुना -1, देखिए तो -1 लिख दिया। अब -1 का कोफैक्टर क्या सब होगा? 3 - 1 4 - 5, 3 - 1 4 - 5। कोई दिक्कत? उसके बाद आ जाओ ये तीसरा 3 में। 3 का क्या पोजीशन है? पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम को ढक दिया तो ये बच गया। अब पहला रो तीसरा कॉलम, देखो पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 इवन पोजीशन है, तो उसके आगे का चिन्ह क्या होगा? प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +3। अब 3 का कोफैक्टर में क्या सब लिखोगे? तो पहला रो तीसरा कॉलम को ढक दिया, ये 4 ठो बच गया, 3 2 4 5, 3 2 4 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ए को। तो ध्यान दीजिए 2 गुना, ये 2 गुना -5 -10 माइनस ऑफ -5, तो +5 लिख देते हैं, ठीक है। अब माइनस माइनस +1, अंदर में देखिए 3 गुना 5 -15, माइनस माइनस +4, अब +3 गुना, यहाँ देखिए 3 गुना 5 15 -4 गुना 2 8। चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? आप इसको अपने से आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना, ठीक है। देखिए क्या लिखा? -10 + 5 हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान 2 इंटू -10 में 5 को जोड़िए -5, इधर -15 में 4 को जोड़िए -11, +3 गुना 15 में 8 को गुना करिए, घटाइए 7। तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ए का मान -10 -11 +21, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान हो गया -21 +21, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान क्या हो गया? 0। अब बताओ अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो गया तो हमको एक आगे बढ़ना होगा, एक और जांच करना होगा। हमको क्या निकालना होगा? एडजॉइंट ए गुना बी। बोलो क्या निकालना होगा? एडजॉइंट ए गुना बी। अब 2 रास्ते होंगे, अगर एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन। और यदि एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसलिए हमने कहा लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी आगे बताएंगे, इसको आप तेजी से लिखिए पहले। विश्वास करते इसको आप लिख चुके हैं। ये सवाल बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, 9 नंबर का है, थोड़ा इसको मिटाते हैं। चूंकि डिटर्मिनेंट ए का मान आ गया 0, तो हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा एडजॉइंट ए गुना बी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 3 लंबा हुई। चलिए फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन उतार के। लेट, अब देखिए इस सवाल को अगेन दोबारा, मैट्रिक्स ए के जगह पे क्या होगा? हमको चूंकि एडजॉइंट निकालना है,
2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1 4 5 माइनस 5। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, एकदम आप धैर्य के साथ खाली सीखते रहिए। आप समझिए कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो गया, हमको एडजॉइंट ए गुना बी जांच करना होगा। अगर एडजॉइंट ए का मान गुना बी का मान 0 हुआ तो कंसिस्टेंट होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन सवाल उठता है दोनों परिस्थिति में आपको एडजॉइंट ए तो निकालना होगा। एडजॉइंट ए का मतलब मान लीजिए मैट्रिक्स ए है तो उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो आपको कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालना होगा। ये लिख दिया 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1 4 5 माइनस 5, ये लिख दिया। अब देखिए इसका हम लोग कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। आप एडजॉइंट निकालने के लिए जानते हैं कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बोलिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज। चलो पहले निकालते हैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यहाँ आप लिखिए एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर का ट्रांसपोज। प्रत्येक एलिमेंट का पहले हमको निकालना होगा कोफैक्टर, ठीक है। एडजॉइंट ए कोफैक्टर, प्रत्येक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तब जाके आपको ट्रांसपोज करना होगा। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे प्रत्येक एलिमेंट का, फिर जाके उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अब आइए सबसे पहला 2 का निकालते हैं। इसका क्या पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम। पहला रो और पहला कॉलम को ढक दो, ये चारों बच गया। कौन कौन बच गया, यहाँ बच गया 2 माइनस 1 5 माइनस 5 बचन, ठीक है। और यहाँ चिन्ह आगे में क्या होगा, चिन्ह का मतलब होता है -1 का पावर रो का संख्या प्लस कॉलम का संख्या। ये पहला रो पहला कॉलम है, 1 1 2 है, इवन पोजीशन है तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस। अब लिखो 2 को -5 से गुना करो, -10 और माइनस ऑफ -5, 5 गुना -1 -5, तो -10 और +5, यानी बच गया यहाँ पे -5 लिख दिया। एनी ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। इसको समझते जाइए। फिर यहाँ देखिए आप इसका कोफैक्टर निकालते, इसका पोजीशन क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, अलग से माइनस लगेगा क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम है तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब देखिए क्या करिएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दीजिए। पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद इन दोनों को जब ढकते हैं ये चारों बचता है, 3 -1 4 -5। कौन कौन बचेगा, पहला रो दूसरा कॉलम को ढकेंगे, 3 -1 4 -5, 3 -1 4 -5। अब 3 को -5 से गुना करेंगे, -15 और माइनस ऑफ -4 यानी -15 + 4। अब -15 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -11 होगा, ठीक है। लेकिन अलग से माइनस लगेगा, समझा बात को, क्यों, क्योंकि ओड पोजीशन है तो -11 में अलग से माइनस लगेगा तो +11। यहाँ आप लिख दीजिए 11। पहला रो दूसरा कॉलम को ढका, यहाँ बचा 3 × 5 = 15, -15 और माइनस +4, तो -15 + 4 -11 ओड पोजीशन है, अलग से माइनस लगेगा +11। अब आ जाइए इसमें, यहाँ पे इसका क्या पोजीशन है, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम ढकोगे क्या बचेगा, 3 2 4 5, 3 2 4 5। इसको सॉल्व करो, 3 × 5 15, -4 × 8, 15 में 8 गया तो 7, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन है पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 4 इवन पोजीशन है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे। स्टूडेंट को सबसे हार्ड यही लगता है, हार्ड एक्चुअल में है नहीं, लेकिन लंबा है ना तो कठिन लगता है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये सोचना है, इसके लिए आपको ज़्यादा अंक मिल रहे हैं परीक्षा में, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर तो देगा नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन हुआ ये, इसलिए घबराना नहीं है, बेहिचक इसको बनाते जाना है। कंसेप्ट में दिक्कत है तब आप उनको कहिए, ठीक है। अब आ जाइए ये तीसरा, इसका क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक दो, क्या बचा, ये चारों बच गया। कौन कौन बच गया आपका, -1 3 5 -5, -1 3 5 -5, बोलो बचा, बच गया। इसका नाम है दूसरा रो पहला कॉलम, 2 1 3, अलग से माइनस लगेगा,
ओड पोजीशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, -1 गुना -5 +5 घटा 5 दिया 15 -10 अलग से माइनस लगेगा तो +10 हो गया। अब ये दो मिलाओ, इसका क्या पोजीशन है, इसका पोजीशन है दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो आप क्या करिए भैया, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढक दो। दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा, 2 3 4 -5। आप यहाँ लिख लो जो जो बचा, 2 3 4 -5। देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढक दिया, 2 3 4 -5। अब 2 गुना -5 -10 और -4 गुना 3 12। -10 में -12 को घटाएंगे तो हो गया -24। बोलो होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब ये -1, इसका क्या पोजीशन है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, अलग से माइनस लगेगा ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकने से क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 -1 4 5, ठीक है। 2 गुना 5 10 -4 यानी 10 4 14। कोई दिक्कत। और पोजीशन क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो अलग से माइनस लग जाएगा, तो ये हो गया आपका -14। अलग से माइनस लगेगा तो ये आपका क्या होगा, -14 होगा। देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लग गया है, दूसरा रो तीसरा कॉलम है, ठीक है। अब आ जाइए ये 4 का बात करते हैं, इसमें देखिए क्या होगा, इसका क्या पोजीशन है चर्चा करते हैं। इसका पोजीशन है तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम करोगे तो क्या क्या बचा, -1 3 2 -1। देखो तीसरा रो पहला कॉलम -1 3 2 -1 1 -1 3 2 -1। इसका क्या नाम है, तीसरा रो पहला कॉलम। देखो तीसरा रो पहला कॉलम है 3 1 4 इवन पोजीशन, ठीक है। अब सॉल्व करो, -1 को -1 से गुना करेंगे +1, फिर 2 को 3 से गुना करो -6, 1 में 6 को घटाओ तो -5। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, -5 होगा। बोल होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसके बाद आप लिख सकोगे, तो अब ये देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम को ढक दो। तो अगर आप इसको ढकोगे, देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम को ढकते हो तो क्या सब बचा, 2 3 3 -1, ठीक है। 2 3 3 -1 सॉल्व करो, 2 गुना -1 -2 और -3 3 9 यानी -11। इसका पोजीशन क्या है, तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन, अलग से माइनस लगेगा तो -11, अलग से माइनस लगा दो +11। अब ये देखो -5, इसका क्या पोजीशन है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम को अगर ढक दोगे यहाँ पे क्या बचेगा, 2 -1 3 2, ठीक है। तो 2 2 4 -3, ठीक है। 4 -3 यहाँ हो गया 7, ठीक है। यानी आप लोगों ने क्या किया, कठिन परिश्रम से प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। और आपको हम कहना चाहते हैं 3 4 5 सवाल आप 3 ऑर्डर वाला बनाइए, कोफैक्टर निकालिए। जब आप निकालेंगे ना तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा बैठ जाएगा। शुरू में हार्ड लगेगा, लेकिन जब 2 4 सवाल बनाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, कोई कठिनाई आपको नहीं बुझाएगी इसको बनाने में। ओके, चलिए लिख लिया, हम मिटा सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आया था, आप पहले लिख लिए थे। अब ये ज्वाइंट ए आप लोगों ने निकाला, कैसे निकाला, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकाल लिया। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करना तो काफी आसान काम है, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो को किसमें बदलना, कॉलम में बदल दीजिए। यहाँ हम लिखते हैं ज्वाइंट ए, रो को किसमें बदलेंगे, कॉलम में। रो को अगर कॉलम में बदलेंगे तो यहाँ पे होगा 5 -5 11 7 -5 11 7। उसके बाद 10 -24 और -14, 10 -24 -14। उसके बाद -5 11 7 -5 11 7। ये आपका हो गया ज्वाइंट है। कोई दिक्कत,
एडजॉइंट ए के लिए हमने क्या किया, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, पहले कोफैक्टर निकाला, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए रो को किस में बदल देंगे, कॉलम में। -5 11 7, 10 - 24 - 14, 10 - 24 - 14, -5 11 7, -5 11 7। रो को कॉलम में बदलना उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, या इंटरचेंजिंग कॉलम इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रो, एक ही बात हुआ। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसको कैसे बनाओगे, देखो ये हो गया आपका पहले क्या आया, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आया, फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए गुना बी। ठीक है, अब हम निकालेंगे चूंकि एडजॉइंट ए गुना बी, एडजॉइंट ए गुना बी का बात करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए गुना बी का बात करते हैं। देखो एडजॉइंट ए के जगह पे आ गया -5 10 -5। ठीक है, और उसके बाद 11 -24 11, उसके बाद 7 -14 7। अब गुना बी मैट्रिक्स बी का बात आपके कॉपी में लिखा हुआ मैट्रिक्स बी, हम तो बोर्ड पर से मिटा दिए हैं, आप लिख लीजिए, हम यहाँ बुक से लिख देते हैं। सवाल में जो इस साइड में दिया था यही एडजॉइंट यही बी था, बी मैंने कांस्टेंट होता है जो साइड में रहता है, तो 5 7 9 यही दिया हुआ था, आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा बी, है लिखा हुआ एडजॉइंट ए गुना बी। ठीक है, अब हमारा टारगेट है इसको क्या करना, गुना करना। ठीक है, ये सब ठीक है, यहाँ पे -22 होगा, कैसे होगा देखो, ये इसका जो हमने कोफैक्टर निकाला था तो 2 गुना -5, देखिए 2 गुना -5 -10, 4 गुना 3 तो -12, -10 -12 मिला के -22 हुआ था ना। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, एडजॉइंट ए गुना बी। कैसे गुना करेंगे, गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज, रो को कॉलम से गुना करिए भैया। ठीक है, रो को अगर कॉलम से गुना करेंगे तो -5 को 5 से गुना करो तो -25, 10 को 7 से गुना करो +70, -5 को 9 से गुना करो -45, चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 11 को 5 से गुना करो, 11 गुना 5 55, 22 को 7 से गुना करो, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15 -154। ठीक है, फिर 11 को 9 से गुना करो, 11 गुना 9 99। अब आ जाइए 7 गुना 5 35। ठीक है, फिर -14 गुना 7 -98, फिर 7 गुना 9 63, लिख दिया आराम से। ठीक है, आप जोड़ो, देखिए -35 45 और -25 मिला के 0, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 0 0, आप जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हुआ। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ है, ये कैसा मैट्रिक्स हो गया आपका, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब हमको बताओ कि एडजॉइंट ए गुना बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 आया, साथ ही साथ एडजॉइंट ए गुना बी का भी मान क्या आ गया, 0 आ गया। जरा गौर करो, 2 चीज 0 आया, क्या 0 आया, पहले डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आया, फिर आपने एडजॉइंट ए गुना बी चेक किया वो भी 0 आया, डिटर्मिनेंट ए का भी मान 0 आया, एडजॉइंट ए गुना बी भी 0 आया, एडजॉइंट ए गुना बी क्या आया, 0 आया। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यहाँ लिखेंगे सो इट इज कंसिस्टेंट, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड आप यहाँ लिखो कि इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा। बोलो भैया कितना सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा।
और यही अगर आपका एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं होता, जीरो मैंने क्या, ये देखो जीरो मैट्रिक्स जो है इसी को हम जीरो बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 आ गया, इसलिए ये कंसिस्टेंट है और इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। सो इट इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यही अगर एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 नहीं आता तो हम बोलते हैं इट इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि सर इसका जो अनंत हल होगा उस अनंत हल को कैसे निकालेंगे, प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? उठता है। तो वो उस प्रश्न का समाधान होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसलिए पहले आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। जैसे आप इसको लिखेंगे तो बोर्ड को मिटाया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे अनंत हल कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, जल्दी लिखिए। और जल्दी करिए। हो गया? थोड़ा सा जल्दी भैया प्लीज, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपके मन में होगा इसका जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा वह इन्फिनाइट सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। उसी इन्फिनाइट सॉल्यूशन को अभी हम निकालने के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, अनंत हल को कैसे निकालते हैं। चलिए, सीबीएसई 12th के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है ज्यादा सीबीएसई 12th में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखा अभी तुरंत, लिखो अगेन दोबारा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो कैसा इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन था 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 5। पहला इक्वेशन था 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 5। दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 2y माइनस z बराबर 7। ठीक है, तीसरा इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर 9। 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर 9। 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर 9 आई। अब है ये तीन इक्वेशन था, हमारा टारगेट है इसका अनंत सॉल्यूशन जो होगा वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन को, हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल है x, y और z। x, y और z। पहला बात ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, कौन सा बात की x, y, z तीन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आप मान लो k, जैसे x बराबर k या y बराबर k या z बराबर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितना भी नंबर होता है नंबर लाइन पे वो सारा नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। ओके, ये बात हुआ। अब अनंत सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है, अनंत है। आप सोचो जब
काउंटेबल सॉल्यूशन रहता तब ना मेज खाता सॉल्यूशन आपका, एक तो सॉल्यूशन रहेगा तब ना मेज खाएगा 2 तो 3 तो 5 तो, लेकिन यहाँ तो अनंत सॉल्यूशन है। तो एक्स वाई जेड तीनों में किसी एक को आप मान लो के बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कहोगे सर हम के नहीं मानेंगे, लेमडा मानेंगे, मान लो अब मान लो x बराबर लेमडा, y बराबर लेमडा, z बराबर लेमडा, आपकी मर्जी है। तो यहाँ हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पे मान लिया लेट, मान लीजिए x y z में z बराबर हमने मान लिया k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, मान लिया। ध्यान दीजिएगा x y z में z को मान लिया k क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 से क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखिए कैसा परिवर्तन होगा। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z, है ना, तो बराबर उधर लेके चले जाइए तो 5, अब प्लस 3z उधर जाएगा तो माइनस 3z, तो माइनस हो गया 3k, तो इसको मान लो चौथा। अब कहोगे सर के कहां से आ गया, तो z के जगह पे हमने मान लिया के बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब भी अनंत सॉल्यूशन वाला सवाल आएगा तो तीनों वेरिएबल में से किसी एक को आप के मान लेना, मान लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2x माइनस वाई बराबर हो गया 5 माइनस 3k। अब इसमें आओ सेकेंड, तो ये आपका क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, इधर माइनस z है, उधर उठ के जाएगा तो प्लस z, तो बराबर क्या होगा 7 प्लस z, z की जगह पे क्या होगा k, यानी 7 प्लस z, z की जगह पे क्या होगा k होगा, तो ये आपका हो गया 7 प्लस k। बोलो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए ये आपका होगा 3x प्लस 2y बराबर 7 प्लस k, 7 प्लस z, z की जगह पे k आ गया, तो 3x प्लस 2y बराबर 7 प्लस k, इसको मान लो इक्वेशन 5 मान लिया। अब ये दोनों इक्वेशन की सहायता से हमको x y का मान k के टर्म में आएगा, मान निकालते हैं। बच्चा क्लास जैसे मान निकालो, जैसे यहाँ माइनस वाई है, यहाँ 2y है, इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, इसको हम गुना कर देते हैं 1 से। देखिए अब क्या होगा, देखिए आपके सामने में है, 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 4x, ठीक है, माइनस 2y, अब 2 से गुना करिए बराबर 5 गुना 2 10, और 3 गुना 2 6 माइनस 6k, बुलवाएगा ये होगा 4x माइनस 2y बराबर 10 माइनस 6k। अब इसको यहाँ देखिए ये आपका होगा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 7 प्लस k। एनी प्रॉब्लम, लिख दिया हमने आराम से, ठीक है, लिख दिया आराम से। चलो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, एडिंग जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए ये माइनस 2y प्लस 2y आपका कट गया, 4x में 3x को जोड़िएगा 7x बराबर 10 7 17, माइनस 6k में 1k को जोड़िएगा माइनस 5k हो गया, 7x बराबर इतना होगा, यानी x का मान क्या होगा, x का मान होगा 1/7 गुना 17 माइनस 5k, बोलिए होगा। x का ये मान हमने लिख दिया, x का मान आया, जरा गौर करना, ठीक है। बच्चा जैसे ये तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, 10th क्लास के जैसे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, y कट गया, x का मान निकल गया। अब अगर x का मान निकल गया तो ये दोनों इक्वेशन में किसी एक में x का मान डालेंगे तो y का मान आ जाएगा। चलो डाल के देख ही लेते हैं, लिखते हैं फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 4 से, इक्वेशन 4 से, 4 में आपका क्या है 2x माइनस वाई बराबर 5 माइनस 3k, 2x माइनस वाई बराबर 5 माइनस 3k, यानी 2x, x के जगह पे क्या लिखोगे, x के जगह पे मान बैठाओ 17 माइनस 5k बटे 7, देखिए 2x हो गया, x की जगह 17 माइनस 5k बटे 7, माइनस इसको उठा के इधर लाओ, जैसे माइनस 3k है उठ के इधर आएगा तो प्लस 3k होगा, 5 है उठ के इधर आएगा तो माइनस 5 होगा, y उठ के उधर जाएगा प्लस y होगा, क्योंकि हमको y का मान निकालना है, ठीक है। देखो भैया आप कैसे निकालेंगे, बच्चा जैसे तोड़ते हैं 17 गुना 2 34 माइनस 2 गुना 5 10k प्लस नीचा जो 7 है ऊपर गुना हो जाएगा प्लस 7 गुना 3 21k हो गया
फिर 7 गुना 5 माइनस हो जाएगा, 7 गुना 5 35 बटे क्या होगा 7 बराबर क्या होगा y। देखिए ये क्या हो गया 17 गुना 34 माइनस 10 के प्लस 7 गुना 3 21 के माइनस 7 गुना 5 35 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 21 के में 10 के को घटाओ, ये आपको क्या बचेगा 11 के। 21 के में 10 के को घटाया, ये आपका 11 के। 34 में 35 को घटाया -1, 11 के -1/7 बराबर y। ठीक है, समझ गए। 11 के -1/7 बराबर y होगा, तो y का मान होगा 1/7 गुना 11 के -1। y का मान क्या हो गया 1/7 गुना 11 के -1। ठीक है, जल्दी से नीचे थोड़ा हो गया। ठीक है, इतना बराबर y है ना, y का मान हो गया 1/7 गुना 11 के -1। ठीक है, देखिए तो आ रहे हैं, यानी आप लोगों ने x और y दोनों का मान निकाल लिया, निकाला। ठीक है, जल्दी करिए, इसको आप तेजी से लिखिएगा। अब यहाँ पे सोचो k जो है k आपका क्या है रियल नंबर है, k का मान बदलेगा तो y का मान बदलते रहेगा, k का मान बदलेगा तो x का मान बदलते रहेगा। ये x का भी अनंत सॉल्यूशन हो सकता है, y का भी अनंत सॉल्यूशन हो सकता है, k पर डिपेंड करता है क्योंकि k रियल नंबर है। ठीक है, थोड़ा जल्दी से लिखिए, ये तो समझाना नहीं पड़ेगा, समझाने का जरूरत है क्या, मैट्रिक्स से ही आप सीखते आ रहे। मान लो x का मान रखेंगे तो y आ जाएगा, कैलकुलेशन आपके सामने में है। निकलिए सब। अब सवाल उठता है मेरा x का ये मान y का ये मान आया ना, ये मान सही है कि गलत है, कैसे जांच करेंगे। हमने पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब आपका मन होगा सर आप पहला दूसरा को क्यों सॉल्व किए, पहला तीसरा को क्यों नहीं सॉल्व किए। हाँ, पहला तीसरा को भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, दूसरा तीसरा को भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। तो तीन में से किसी दो क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास दो ही वेरिएबल होगा ना x और y, तीसरा को तो k मान लिए हैं। ठीक है, तीन में से किसी भी दो को सॉल्व करेंगे। अब आपके मन में होगा कि मेरा ये जो आंसर है ये सही है कि नहीं है, हमको इसका जांच करना है। तो जांच कैसे करोगे, तो दो इक्वेशन को सॉल्व किया, बच गया तीसरा इक्वेशन, जो तीसरा इक्वेशन होगा उसमें आप डाल के जांच कर सकते हैं। ठीक है, यहां हम दिखा देते हैं आपको जांच करके। z का मान क्या है पहले लिख चुके हो आप, अब देखो हम जांच करते हैं, CHEC के जांच किए फ्रॉम 3। तीसरा इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर 9। देखो बराबर आता है कि नहीं, 4x z का मान क्या है 4x, x के जगह पे x का मान रखो। देखिए 4x का मान क्या है 17 माइनस 5k बटे 7। ठीक है, अब प्लस 5y, y का मान क्या है 11k माइनस 1 बटे 7। ये हो जाएगा 4x माइनस 5y। ठीक है, 4x माइनस 5y माइनस 5z माइनस हो गया 5z, z के जगह पे क्या होगा k बटे 1 बराबर 9। देखो क्या है 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर है 9। 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y माइनस 5z बराबर 9। अब इसको सॉल्व करके देख लो भैया, अगर ये सही हो जाएगा बराबर हो गया तो समझ जाना आपका जो आपने जो निकाला सही है।
सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में 4, 17 गुना 4 68 माइनस 4 गुना 5 20 के प्लस 11 गुना 5 55 के माइनस 5, अब ये 7 से गुना होगा, माइनस 7 गुना 5 35 के, चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे तीनों का एलसीएम क्या होगा, 7 बराबर क्या हो गया 9। अब यहाँ देखिए क्या क्या कट गया, 68 में से 5 को घटाओ, 63 बचा, 20 के और 35 के मिला के माइनस 55 प्लस 55, तो प्लस 55 के माइनस 55 के, बोलिए हुआ, खत्म हो गया। अब बटन नीचे में क्या हो गया, 7 बराबर 9, ये प्लस 55 माइनस 55 खत्म, 63 को 7 से भागा दो 9, 9 बराबर 9 हो गया, नहीं वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हुआ, कोई दिक्कत का बात ही नहीं। एक्स और वाई का जो ये मान है ये तीसरा इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसलिए अब इसका सॉल्यूशन को क्या लिखोगे, एक्स बराबर लिखोगे 1/7 गुना 17 माइनस 5 के, कोमा y का मान क्या लिखोगे 1/7 गुना 11 के माइनस 1, और z का मान क्या लिखोगे k क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इतना लिख दोगे, नीचे लिखेंगे आंसर। कोई दिक्कत, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी समझने में, ऐसा हम विश्वास करते हैं, ठीक है। ये तो आप पहले लिख चुके थे, बोलिए कोई दिक्कत है इसके साथ, पहले इसको लिख लीजिए तब कहते हैं। क्लियर, इसके साथ एक्सरसाइज 8.2 आपका 8.1 कंप्लीट हो गया। अब मात्र एक एक्सरसाइज बचा है, क्रेमर्स रूल, छोटा सा एक्सरसाइज है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर, है ना। समझ गए बात को, तो बहुत सारे चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट किया कड़ी मेहनत से, थोड़ा सा आप बनाएंगे, देखने में लंबा सवाल है लेकिन कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा प्रोसेस में, तो थोड़ा सा समझने का सीखने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छा से सीख जाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं, ठीक है। अब एक बात और बोलना चाहते हैं, देखिए यहाँ तक आपने पढ़ा क्रेमर्स रूल से, हम लोग आपको एक एप्लीकेशन अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, जो लोग डाउनलोड कर लिए अच्छा बात है, जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं वह ऐप अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, ऐप अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स को डाउनलोड कर लेंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जिसका पहले से एडमिशन था तो ठीक है ना, वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, जिसका एडमिशन नहीं था तो वो ऐप एप्लीकेशन अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स को आप डाउनलोड करेंगे, उसके फॉर्म को भर देंगे, समझ गए, तो आप लगातार क्लास को कर पाएंगे, आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। अब विश्वास करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, समय मिलेगा तो आप एग्जाम्पल को भी कुछ बना दीजिएगा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको भी आप अपने से देख लीजिएगा, आपको किसी सवाल में परेशानी होगी तो आप हमको कहिएगा, फिर हम आपको वो क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।